नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। एम्स नॉरसेट, ESIC, GMCH, PGI चंडीगढ़ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हैं विद रैशनली। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके शेयर करने से मैक्सिमम स्टूडेंट जो है हमसे कनेक्ट हो पाएंगे और इस बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का फायदा उठा पाएंगे। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है शेयर करना, ताकि मैक्सिमम लोगों को हम कनेक्ट कर पाएंगे और मैक्सिमम लोगों का भला कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। आज के इस एमसीक्यू सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं जिन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, वो हो रहा ये। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का है और पूछा जा रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ शॉक विल यूजुअली हैव वार्म पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा और जवाब लिखिएगा कि कौन सा टाइप ऑफ शॉक जो है उसमें आपके जो एक्सट्रीमिटीज है वो यूजुअली कैसे होते हैं, वार्म होते हैं, गर्म होते हैं। कौन सा ऐसा शॉक का टाइप है जिसमें पेरिफेरल एक्सट्रीमिटी जो है वो यूजुअली वार्म हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। हाइपोवॉल्यूमिक, न्यूरोजेनिक, कार्डियोजेनिक, एनाफाइलेटिक। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। वार्म एक्सट्रीमिटीज कौन से शॉक में देखने को मिलते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, जवाब लिखिएगा। हाइपोवॉल्यूमिक, न्यूरोजेनिक, कार्डियोजेनिक, एनाफाइलेटिक। शॉक जो कंडीशन होती है, शॉक का मतलब होता है डिक्रीज परफ्यूजन टू दी सेल एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी। बॉडी के सेल और टिश्यू को परफ्यूजन कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना शॉक कहलाता है। बॉडी के सेल और टिश्यू को परफ्यूजन कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना शॉक कहलाता है। ये जो बॉडी के सेल और टिश्यू को परफ्यूजन कम होना है, इसके होने के बहुत सारे कारण होते हैं। इसके होने का कारण हो सकता है वॉल्यूम का कम होना, इसके होने के कारण हो जाता है आपका हार्ट का प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाना, इसके होने का कारण हो सकता है आपका वेजो डायलेशन हो जाना। इन सब चीजों की वजह से पेरिफेरल ब्लड वेसल जो है, पेरिफेरल सप्लाई जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, लेस हो जाती है। अब होगा क्या कि सारे ही कारणों में, वॉल्यूम कम होने में, हार्ट के काम नहीं करने में, या पेरिफेरल वेसल के डायलेट हो जाने की कंडीशन के अंदर प्रॉब्लम क्या होगी, वहां पे हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा और टेकीकार्डिया देखने को मिलता है, टेकीकार्डिया। और जब ब्लड की सप्लाई पेरिफेरल साइड में नहीं होती है तो कूल एंड कामी स्किन देखने को मिलेगी, पेरिफेरल स्किन। जो पेरिफेरल स्किन है वो ठंडी हो जाएगी, कूल हो जाएगी, कामी हो जाएगी। हाइपोटेंशन के साथ में आपको वहां पे टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा और ये तीनों साइन इंडिकेट करते हैं हाइपोवॉल्यूमिक, कार्डियोजेनिक और एनाफाइलेटिक शॉक को। तो तीन शॉकों में तो एक तरीके के साइन ही आते हैं, लेकिन सबसे स्पेसिफिक और सबसे अलग जो शॉक होता है वो होता है न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक जो है वो सबसे डिफरेंट होता है, सबसे अलग होता है। न्यूरोजेनिक शॉक जो होता है वो सिंपैथेटिक सप्रेशन की वजह से होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ढंग से काम नहीं करने की वजह से होता है। और इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन होते हैं, जिसमें हाइपोटेंशन तो इसमें भी देखने को मिलता है, वो साइन तो सेम है जो बाकी शॉक के अंदर है, लेकिन साथ में टेकीकार्डिया की जगह क्या हो जाएगा, ब्रेडीकार्डिया। हार्ट रेट ज्यादा होने की जगह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टेकी की जगह ब्रेडीकार्डिया देखने को मिलेगा और पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज कूल की जगह वार्म हो जाएगी। तो अगर मरीज में हाइपोटेंशन के साथ में ब्रेडीकार्डिया और वार्म पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज देखने को मिलते हैं, ड्राई पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज देखने को मिलते हैं, स्किन वार्म और ड्राई हो जाती है पेरिफेरी की, तो वो इंडिकेट करते हैं न्यूरोजेनिक शॉक को। एक इंपॉर्टेंट शॉक है, न्यूरॉन के नर्वस सिस्टम के, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के सप्रेस होने की वजह से होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी। आपको यही पूछा था कि कौन सा शॉक जो है वो डिफरेंट टाइप का है, तो न्यूरोजेनिक शॉक जो है वो बाकी तीनों से अलग तरीके के शॉक है। करेक्ट आंसर बी है, ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और फिर जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो रिंगर लैक्टेट है, RL लिखते हैं इसको शॉर्ट में, इस रिंगर लैक्टेट में पोटेशियम का कंटेंट कितना होता है। सबसे पहले मैं अगर रिंगर लैक्टेट की बात करूं तो रिंगर लैक्टेट एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। रिंगर लैक्टेट जो सॉल्यूशन है इसको हार्टमान सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हार्टमान सॉल्यूशन भी बोलते हैं।
और ये जो रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक हार्टमान सॉल्यूशन, ये रिंगर लैक्टेट बर्न के मरीज में फ्लूइड ऑफ चॉइस है। बर्न का जो पेशेंट होता है उसमें फ्लूइड ऑफ चॉइस होती है रिंगर लैक्टेट। बर्न के पेशेंट में फ्लूइड ऑफ चॉइस है रिंगर लैक्टेट, हार्टमान सॉल्यूशन है, और इसी को हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोला। ये तीनों बातें रिंगर लैक्टेट के बारे में इंपॉर्टेंट है। रिंगर लैक्टेट उन मरीजों में दिया जाता है जिसमें फ्लूइड वॉल्यूम की सीवियर डेफिशिएंट होती है, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। अब इस रिंगर लैक्टेट में सोडियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, सोडियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, और बाकी इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं। अब आपको यहाँ पे पोटेशियम की वैल्यू पूछी है, सोडियम की भी पूछी जाती है। सोडियम की वैल्यू रिंगर लैक्टेट में होती है 130, तो यहाँ पे तो ये वैल्यू है सोडियम की, और पोटेशियम की वैल्यू होती है 4, तो यहाँ पे ये है 4। तो आपको पोटेशियम का पूछा तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी। सोडियम की वैल्यू होती है 130 और पोटेशियम की वैल्यू होती है 425। सोडियम जो रिंगर लैक्टेट में होता है, या सोडियम जो बॉडी में होता है, ये मेजर एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैटाइन कहलाता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर, सेल के बाहर का मेजर कैटाइन जो है वो सोडियम कहलाता है, और सेल के अंदर का मेजर कैटाइन पोटेशियम को बोला जाता है। मेजर इंट्रासेल्यूलर कैटाइन अगर आपको कोई पूछे तो वो होगा पोटेशियम, और मेजर एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैटाइन आपको कोई पूछे तो वो होता है सोडियम। सोडियम और पोटेशियम जो है ये कैटाइन है, इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर कैटाइन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी, दैट इज 4। और ये 4 क्या है? पोटेशियम का वैल्यू है किसके अंदर? रिंगर लैक्टेट के अंदर, हार्टमान सॉल्यूशन के अंदर, या बर्न के पेशेंट के फ्लूइड ऑफ चॉइस वाले फ्लूइड में, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट और कतई जहर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस इज बेस्ट गिवन। जो एंटीबायोटिक दिया जाता है एज ए प्रोफाइलैक्टिक सर्जरी से पहले, उसको देने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा? ये क्वेश्चन आपको पूछा है। 1 डे बिफोर सर्जरी, 2 आवर्स बिफोर सर्जरी, बिफोर टाइम ऑफ इंसिजन, ओनली पोस्ट ऑपरेटिव। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। कौन सा बेस्ट टाइम है एज ए प्रोफाइलैक्टिक आपको एंटीबायोटिक देने का? सर्जरी से 1 दिन पहले, सर्जरी से 2 घंटे पहले, इंसिजन के जस्ट पहले, या पोस्ट ऑपरेटिवली देंगे? फटाफट से जवाब लिखिएगा, कौन सा बेस्ट सुटेबल टाइम है एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस देने का। देखिएगा, एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस का टाइम पीरियड सर्जरी करने के पहले का जितना कम हो उतना ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो सर्जरी से 1 दिन पहले या 2 घंटे पहले ये ज्यादा टाइम है। इससे अच्छा तो ये है कि बिफोर इंसिजन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी बनेगा, बिफोर द टाइम ऑफ इंसिजन। ये बिफोर टाइम 5 मिनट का हो सकता है, 15 मिनट का हो सकता है, 1 घंटे तक का हो सकता है। तो 1 घंटे के अंदर सर्जरी करने के 1 घंटे के अंदर का जो टाइम पीरियड होता है उस समय एंटीबायोटिक एज ए प्रोफाइलैक्सिस लगाया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिवली जो एंटीबायोटिक देते हैं ये प्रोफाइलैक्सिस नहीं है, ये बाद में दिया जाता है। प्रोफाइलैक्सिस हमेशा पहले दिया जाता है। तो सर्जरी के इंसिजन लगने के टाइम से पहले दिया जाता है एंटीबायोटिक। ये सबसे अच्छा और बेस्ट टाइम है एज ए प्रोफाइलैक्टिक। अगर एंटीबायोटिक दे रहे हो सर्जरी में तो ये सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है। आगे लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी। ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, और दैट इज बिफोर द टाइम ऑफ इंसिजन। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट और कतई जहर क्वेश्चन है, विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग विच मेक द पेशेंट नॉन इन्फेक्टिव अर्लीस्ट। सबसे पहले मरीज को नॉन इन्फेक्टिव अर्लीस्ट टाइम में, सबसे पहले मरीज को अगर नॉन इन्फेक्टिव बनाना है तो कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो है वहां पे सबसे पहले एक्ट करेगी पेशेंट को नॉन इन्फेक्टिव बनाने के लिए? INH, रिपाम्पिसिन, पायराजिनामाइड और इथाम्बुटोल। एक दवाई का नाम है आइसोनियाजिड, दैट इज INH। दूसरी दवाई है रिपाम्पिसिन, तीसरी दवाई है पायराजिनामाइड, PZA बोलते हैं इसको, और लास्ट दवाई है इथाम्बुटोल। 4 दवाइयों के नाम लिखे हुए हैं। पूछा जा रहा है कौन सी ड्रग है जो मरीज को सबसे पहले अर्लीस्ट नॉन इन्फेक्टिव बना देती है? आइसोनियाजाइड, रिपाम्पिसिन, पायराजिनामाइड या इथाम्बुटोल। 4 नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, फटाफट से जवाब लिखिएगा। देखिएगा, किसी भी मरीज को इन्फेक्शन से फ्री करने में एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो है एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट काम में लिए जाते हैं, और इनके 2 एक्शन होते हैं। एक एक्शन होता है बैक्टीरियोसाइडल जो बैक्टीरिया को किल करने से संबंधित है, और एक एक्शन होता है बैक्टीरियोस्टैटिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट करता है, हाल्ट करता है। तो बैक्टीरियोसाइडल एक्शन देने वाली जो ये दवाइयां है तीनों, इनमें 3 दवाई आइसोनियाजाइड, रिपाम्पिसिन और पायराजिनामाइड जो है इनका एक्शन होता है बैक्टीरियोसाइडल। ये बैक्टीरिया को क्या करती है? किल करती है। क्या करती है? किल द बैक्टीरिया।
और इथाम्बुटोल जो आपकी दवाई है ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, ये क्या करती है, इनिबिट करती है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट करने का काम होता है आपकी इथाम्बुटोल का। और बैक्टीरिया को किल करने वाली दवाई होती है आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन और पायराजिनामाइड। अब देखिएगा, जब भी बैक्टीरिया को किल करना है तो इन दवाइयों में सबसे पहले जो दौड़ के जाती है वो आइसोनियाजाइड है। अर्लीस्ट बैक्टीरियोसाइडल एक्शन देती है आइसोनियाजाइड, इसलिए यहाँ पे तो करेक्ट आंसर ए बनेगा। अर्लीस्ट एक्शन देती है आइसोनियाजाइड, लेकिन सबसे अच्छा बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट देने वाली दवाई जो है वो रिफाम्पिसिन को माना जाता है। लेकिन सबसे अर्लीस्ट पूछे तो कौन सा रहेगा, आइसोनियाजाइड। और सबसे बेस्ट पूछा जाए कि बैक्टीरिया को सबसे खतरनाक तरीके से खत्म करने वाली दवाई कौन सी है, तो जवाब रहेगा रिफाम्पिसिन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ए, दैट इज आइसोनियाजाइड। रिफाम्पिसिन जो होती है ये बेस्ट तरीके से बैक्टीरिया को खत्म करती है। ये जो तीनों ऊपर की एंटीट्यूबरकुल है, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन और पायराजिनामाइड, ये तीनों की तीनों बैक्टीरियोसाइडल होती है और ये सबसे ज्यादा हिपेटोटॉक्सिक होती है। इसमें रिफाम्पिसिन हालांकि सबसे ज्यादा है, लेकिन ये तीनों ही दवाई क्या होती है, हिपेटोटॉक्सिक होती है। लेकिन आपका जो इथाम्बुटोल है ये लीस्ट हिपेटोटॉक्सिक है। ये भी सवाल एग्जाम में बना हुआ है, लीस्ट हिपेटोटॉक्सिक किसको बोला जाता है, इथाम्बुटोल को। आपका जो आइसोनियाजाइड दवाई है ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी करती है। क्या करती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल नर्व जो होती है उसको प्रॉब्लम करती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी करती है। विटामिन B6 के साथ में इंटरफेयर करके ऐसा करती है। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, और उसके एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करेगी तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है मरीज में, हिपेटोटॉक्सिसिटी होती है। आपकी जो रिफाम्पिसिन दवाई है, ये रिफाम्पिसिन दवाई जो होती है इसकी वजह से बॉडी के सिक्रीशंस का कलर जो है वो रेड ऑरेंज हो जाता है। ये नॉर्मल है, इसको एम्प्टी स्टोमक देना होता है, और बॉडी के सिक्रीशन जो है वो रेड ऑरेंज कलर के हो जाते हैं। यूरिन आपका जो है, स्वेट, उन सब में, लेकिन यूरिन एक सेंसिबल लॉस है इसलिए उसमें दिखता है अपने को रेड ऑरेंज कलर। पायराजिनामाइड दवाई जो है ये हाइपर यूरिसीमिया करती है। क्या करती है, हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया का मतलब होता है इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल इन द ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा हो जाना हाइपर यूरिसीमिया कहलाता है। और इथाम्बुटोल दवाई जो होती है ये सेकंड क्रेनियल नर्व, ऑप्टिक नर्व, सेकंड क्रेनियल नर्व जिसका नाम है ऑप्टिक नर्व, उस ऑप्टिक नर्व को जो है ये क्या करती है, डैमेज करती है, और उसकी वजह से विजुअल डिस्टरबेंस होता है। विजुअल डिस्टरबेंस, उसकी वजह से क्या होता है, विजुअल डिस्टरबेंस होता है। तो ये सेकंड क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है, इथाम्बुटोल दवाई का नाम है, और ये कलर ब्लाइंडनेस और ब्लाइंडनेस भी करने की करती है। तो ये सारी की सारी एंटीट्यूबरकुलर ड्रग के बारे में कुछ खास बातें थी। अर्लीस्ट एक्शन पूछा जाए तो आइसोनियाजाइड का होता है, इसलिए आइसोनियाजाइड को एज ए प्रोफाइलैक्टिक भी काम में लिया जाता है, एज ए एंटीट्यूबरकुलर प्रोफाइलैक्टिक। अगर आपको किसी में टीबी होने से रोकना है तो आइसोनियाजाइड दे दो। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा अगली एक इंपॉर्टेंट और एक बार और ट्रिकी क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आए हैं, और क्वेश्चन को आपको ढंग से पढ़ना है, चारों ऑप्शन को ढंग से पढ़े। देखिएगा, किसी भी सवाल का जवाब देने के काबिल आप तब बनेंगे जब आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा, उसमें दिए हुए चारों ऑप्शन को ढंग से पढ़ा, और फिर आपने जवाब देने की कोशिश की। क्योंकि क्वेश्चन और ऑप्शन को ढंग से पढ़ने के बाद ही हमको एक्चुअली में पता चलता है कि पूछा क्या जा रहा है। और अगर आपको एक बार ये पता चल जाए कि पूछा क्या जा रहा है तो आप क्वेश्चन का जवाब देने के काबिल बन जाओगे। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा रहा है कि द ट्रांसमिशन इज सीन विद विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस, है ना। आपका जो वर्टिकल ट्रांसमिशन है वो देखने को मिलता है कौन से टाइप के हेपेटाइटिस में, कौन से टाइप के हेपेटाइटिस में वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब होता है, प्लासेंटल ट्रांसमिशन का मतलब होता है मदर से बच्चे में ट्रांसमिट हो जाना। तो वो कौन सा हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ई। चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, कौन से हेपेटाइटिस का वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है। सबसे अलग एकमात्र हेपेटाइटिस जो डीएनए वायरस होता है, बाकी सब हेपेटाइटिस का आरएनए वायरस होता है, दैट इज हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो होता है इसका वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है। हेपेटाइटिस बी जो है ए ऑप्शन में, इसका वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है। हेपेटाइटिस बी जो है ये डीएनए वायरस, ये हेपेटाइटिस वायरस जो है ये डीएनए वायरस होता है। बाकी सारे हेपेटाइटिस जो होते हैं वो आरएनए वायरस होते हैं। कौन से होते हैं, आरएनए। हेपेटाइटिस बी जो है ये बॉडी फ्लूइड और ब्लड से ट्रांसमिट होता है एक से दूसरे के अंदर, और ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस बच्चे से माँ से बच्चे में ट्रांसमिट होने की संभावना इसमें सबसे ज्यादा होती है। हेपेटाइटिस ई जो है ये ओरोफिकल रूट से होता है। कैसे होता है, ओरोफिकल रूट से देखने को मिलता है। हेपेटाइटिस सी जो है ये पोस्ट ट्रांसफ्यूजन जो है वो होने की संभावना होती है हेपेटाइटिस सी की। और हेपेटाइटिस ई जो है ये प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस है।
लेकिन वर्टिकल ट्रांसमिशन का आपको पूछे तो जवाब हेपेटाइटिस बी बनेगा। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है एचआईवी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस शुड बी स्टार्टेड विद इन। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एचआईवी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, एचआईवी का पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस आपको स्टार्ट कर देना है विद इन। पहला ऑप्शन है 1 से 2 घंटे में, दूसरा है 14 घंटे में, तीसरा 18 घंटे में और चौथा है 72 आवर्स के अंदर। एचआईवी में पोस्ट एक्सपोजर मतलब एक्सपोज होने के बाद में प्रोफाइलैक्सिस जो है वो कितने टाइम में आपको शुरू कर देना होता है, 1 से 2 घंटा, 14 घंटा, 18 घंटा या 72 घंटा। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस एचआईवी मरीज के अंदर 72 आवर्स का होता है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बहुत ही अच्छे, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 72 आवर्स इज द पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस जो है एचआईवी मरीज के अंदर काम में लिया जाता है। तो डी करेक्ट आंसर है, ए बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस एचआईवी पेशेंट के अंदर 72 आवर्स के अंदर इनिशिएट कर देना होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच विटामिन डेफिशिएंसी अगर इन पेशेंट टेकिंग फर्स्ट लाइन एंटीटी। फर्स्ट लाइन एंटीट्यूबुलर ड्रग अगर कोई मरीज ले रहा है तो उसमें कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी होने की संभावना है। पहला ऑप्शन कह रहा है नियासिन, दैट इज विटामिन B3। दूसरा ऑप्शन कह रहा है पायरिडॉक्सिन, दैट इज विटामिन B5 B6 पायरिडॉक्सिन। तीसरा यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड, दैट इज विटामिन C। और लास्ट है थायामिन, दैट इज विटामिन B1। तो थायामिन, नियासिन, पायरिडॉक्सिन या एस्कॉर्बिक एसिड, 4 तरीके के विटामिन के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको बताना है कि कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी जो है फर्स्ट लाइन एटीटी लेने वाले मरीज में होने की संभावना होती है। 4 ऑप्शन है, फटाफट से जवाब लिखिएगा। कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी पोस्ट एक्सपोजर जो है सॉरी फर्स्ट लाइन एटीटी जो मरीज लेता है उसमें। फर्स्ट लाइन एटीटी के अंदर आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड, इथाम्बुटोल और जो है आपका रिपाम्पिसिन, 4 तरह की मेडिकेशन आती है। और फर्स्ट ड्रग जो फर्स्ट लाइन कैटेगरी होती है उसको आइसोनियाजाइड कहते हैं, INH। और अभी हमने बात किया आइसोनियाजाइड जो होती है ये विटामिन B6 के एब्जॉर्प्शन के साथ में इंटरफेयर करती है और जिससे विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी रहेगा। पायरिडॉक्सिन जो है इसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है आइसोनियाजाइड वाले मरीज के अंदर। और पायरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से इन मरीजों के अंदर इंपॉर्टेंट चीज होती है, इन मरीजों के अंदर क्या बनने की संभावना होती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने की संभावना होती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो है इसके साइन देखने को मिलते हैं। पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज के अंदर नमनेस, वहां पे टिंगलिंग सेंसेशन महसूस होंगे ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6 दैट इज नोन एज पायरिडॉक्सिन। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ए सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। पायरिडॉक्सिन इज द करेक्ट वन, डेफिशिएंसी फर्स्ट लाइन एटीटी ड्यू टू द आइसोनियाजाइड। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, रूट क्या रहेगा डीपीटी वैक्सीन को लगाने का। डीपीटी वैक्सीन जो है वो कौन से रूट से लगाते हैं, कौन सा तरीका रहेगा, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, सबक्यूटेनियस या इंट्राडर्मल। 4 रूट यहाँ पे लिखे हुए हैं। वैक्सीन का नाम है डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटनस। डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटनस, ये 3 नाम से मिलकर बना है डीपीटी वैक्सीन। और इस डीपीटी वैक्सीन को देने का रूट आपको यहाँ पे पूछा है, कौन से रूट से डीपीटी का वैक्सीन देते हैं। बहुत बढ़िया, कई लोगों ने सही जवाब दिया है। डीपीटी का वैक्सीन जो कि 1.5 मंथ, 2.5 मंथ एंड 3.5 मंथ, 1.5, 2.5 और 3.5 महीने पे न्यूबॉर्न बेबी को डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। ये एक किल्ड वैक्सीन है। कैसा वैक्सीन है? किल्ड वैक्सीन है। उस वैक्सीन को देने की डोज जो होती है वो 0.5 ml होती है और इस वैक्सीन को हमेशा इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए रहेगा। मैक्सिमम लोगों ने सही से जवाब दिया है। इंट्रामस्कुलर रूट रहता है डीपीटी का वैक्सीन देने का। और किसी भी इन्फेंट के अंदर IM इंजेक्शन जब आप देते हैं तो उसका जो साइट रहता है, लोकेशन या साइट की बात करो तो साइट वो रहता है लैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, लैटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, यहाँ पे ये वैक्सीन लगाया जाता है। इंट्रामस्कुलर इसका साइट रहता है टू प्रिवेंट नर्व इंजरी। ये क्लासिकल साइट चूज की जाती है डीपीटी वैक्सीन के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए, दैट इज इंट्रामस्कुलर। बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। IV, सबक्यूटेनियस या इंट्राडर्मल इसको नहीं दिया जाएगा, IM इसको दिया जाएगा। ए इज द करेक्ट वन। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा,
क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच ड्रग यूज एसिटामिनोफेन ओवरडोज, एसिटामिनोफेन के ओवरडोज में कौन सी दवाई काम में ली जाती है। अगर किसी मरीज में एसिटामिनोफेन की ओवरडोज होगी, इसकी टॉक्सिसिटी होगी, तो इसकी टॉक्सिसिटी की कंडीशन के अंदर, ओवरडोज की कंडीशन के अंदर कौन सा ड्रग काम में लिया जाएगा एज ए एंटीडोट। पहला बोला जा रहा है फाइसोस्टिगमिन, दूसरा है फ्लूमजेनिल, तीसरा है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड और लास्ट है एसिटाइल सिस्टीन। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। एसिटामिनोफेन की टॉक्सिसिटी होगी, ओवरडोज हो गया, तो कौन सा एज ए एंटीडोट काम में लिया जाएगा। फाइसोस्टिगमिन, फ्लूमजेनिल, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन बोलते हैं इसको, ASA, और एसिटाइल सिस्टीन। चार नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखिएगा एसिटामिनोफेन की ओवरडोज या टॉक्सिसिटी के अंदर एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एन भी इसके आगे लगता है, एन एसिटाइल सिस्टीन, एन एसिटाइल सिस्टीन, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एन एसिटाइल सिस्टीन के नाम से मेडिकेशन, टॉक्सिसिटी एनसाइड की लाइक एसिटामिनोफेन और पैरासिटामोल, इनकी टॉक्सिसिटी ओवरडोज, आइबुप्रोफेन इनके ओवरडोज में काम में लिया जाता है एज एंटीडोट। फाइसोस्टिगमिन जो है ये एंटीकोलिनर्जिक एंजाइम है और ये कोलिनर्जिक एंटीकोलिनर्जिक कंडीशन में काम में लिया जाता है। फ्लूमजेनिल जो दवाई होती है ये बेंजोडाइजेपाइन का एंटीडोट है, बेंजोडाइजेपाइन का एंटीडोट माना जाता है फ्लूमजेनिल। और एस्प्रिन जो है खुद एनसेड है, दर्दों की दवाई में सबसे बड़ा नाम होता है एस्प्रिन का, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी बनेगा, एन एसिटाइल सिस्टीन, जो कि एंटीडोट के रूप में काम में लिया जाएगा एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग या ओवरडोज वाली कंडीशन के अंदर। बहुत अच्छे, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है द ड्रग विच इज यूज एज एन एंटीडोट ऑफ एंटीकोलिनर्जिक पॉइजनिंग। एक मरीज में एंटीकोलिनर्जिक की पॉइजनिंग हो गई है। एंटीकोलिनर्जिक पॉइजनिंग मतलब एट्रोपिन पॉइजनिंग, एड्रीनर्जिक, एट्रोपिन बोल दो या एड्रीनर्जिक बोल दो। एड्रीनर्जिक की जब पॉइजनिंग हो जाती है तो आपको एंटीकोलिनर्जिक की पॉइजनिंग अगर हो गई तो आपको एंटीकोलिनस्टेज देना पड़ेगा वहां पे। तो एट्रोपिन तो वहां पे नहीं रहेगा क्योंकि एट्रोपिन खुद की ही पॉइजनिंग हुई है। एंटीकोलिनर्जी का मतलब ही है एड्रीनर्जी, इसका मतलब भी है एट्रोपिन सल्फेट। तो इसकी जब पॉइजनिंग हुई तो ये खुद तो देना ही नहीं है ना। इसके अलावा जो है पायरिडॉक्सिन तो विटामिन B6 होती है और ये तो आइसोनियाजाइड का एंटीडोट होएगा जो कि फर्स्ट लाइन कैटेगरी के एक ड्रग है, इसका मतलब ये भी जवाब नहीं बनेगा। और डीफेरोक्सामिन जो होता है ये आयरन चिलेटिंग एजेंट है, आयरन की टॉक्सिसिटी में काम में लिया जाता है। आयरन की जब टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो डीफेरोक्सामिन काम में लेते हैं, तो ये भी यहाँ पे नहीं बनेगा। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी, दैट इज फाइसोस्टिगमिन। फाइसोस्टिगमिन जो है वो एज ए एंटीडोट काम में लिया जाता है जब भी एंटीकोलिनर्जिक या एड्रीनर्जिक बोल दो या एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी बोल दो, उस कंडीशन में सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा फाइसोस्टिगमिन। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। इसे लोगों के साथ में 5 स्टार रेटिंग का एक ऐप मिलेगा आपको। ये ऐप है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप। ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए, सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए और इंपॉर्टेंट रिव्यू आप वहां पे लिख दीजिए। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस ऐप के ऊपर आपको मिलने वाला है डिफरेंट टाइप के ऑनलाइन वीडियोस, टेस्ट सीरीज और इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स, जो कि इन फ्यूचर आपको एग्जाम के साथ में खूब सारा कंटेंट वहां पे अवेलेबल होगा। तो बस इंतजार किस बात का, आज ही ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए, प्ले स्टोर पे जाइए, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के नाम से ये ऐप है। दूसरी इंपॉर्टेंट सूचना, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का जो ऐप है इसके अलावा ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी भी अवेलेबल है, जिसका जगह है लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। तो अगर आप करना चाहते हैं नॉर्सेट का प्रिपरेशन, ESIC की प्रिपरेशन, तो इंतजार किस बात का, जुड़ जाइए टीम नोवल के संग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर। ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी 6 मंथ की कंसेप्चुअल स्टडी और इस 6 महीने के अंदर 30 के 30 दिन क्लास होती है। हर मंडे को मेगा टेस्ट और मिनी टेस्ट के साथ में हम प्रिपरेशन करते हैं नॉर्सेट 2021 की। तो अगर आप करना चाहते हैं नॉर्सेट की तैयारी, ESIC और GMCH की तैयारी और अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, तो बस इंतजार की घड़ियां खत्म, टीम नोवल के साथ में जुड़ के कंसेप्चुअल स्टडी का आनंद उठाइए और अपने बेहतरीन भविष्य का निर्माण करिए। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। आप टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेस्ट परचेज कर सकते हैं और अपनी टेस्ट प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। MPCHO के बेस्ड ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जो डेली अपलोड होती है और ये टेस्ट सीरीज का प्राइस है 299, जिसको परचेज करने का तरीका है ऑनलाइन परचेज कर सकते हो गूगल पे या फोन पे से। नंबर है 7272029029 और इस नंबर पे आप पेमेंट करके 299 में टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो।
CHO के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से। आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे दोबारा। भगवान कृष्ण ने कहा है सारथी बने स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप कुछ बेहतरीन सुन रहे हैं तो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। तो मिलेंगे दोबारा एक नए MCQ सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल MCQ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।